साइड नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई? दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे है, खरीदो और खाओ, अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान तेरी माया, कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया, थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है, तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है।
वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता। की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू के घर में शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदत की वजह से वो हर रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होने जाता था, वो भी किसी और के खेत में। बिरजू एक दिन सुबह सुबह, आए हाय, सुबह हो गई। अरे कुसुम, कहाँ गया मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अरे कुसुम, कहाँ हो? कुसुम बिरजू की पत्नी थी। कुसुम बिरजू की आवाज सुनकर गुस्से में उसके पास आती है। अरे क्या हुआ, काहे सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे सुबह से ही हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, हल्का होना, वो भी उसके लिए इतनी दूर खेतों में जाते हो। अरे घर में इतना बड़ा शौचालय बना तो हुआ है, फिर भी साहब को खेतों में हल्का होने जाना है। अरे तुम मुझसे क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि सालों से ये मेरी आदत रही है, मुझे सिर्फ खेतों में जाकर हल्का होना पसंद है। तुम बस मुझे मेरा लोटा ढूंढ कर दो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कुसुम मुंह बना लेती है और बिरजू को लोटा ढूंढ कर दे देती है। ये लो, और अब मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ हल्का होने जाओ। बिरजू लोटे में पानी भर लेता है और खेतों की तरफ चल देता है। हमेशा की तरह बिरजू अपनी मनपसंद जगह पर हल्का होने बैठ जाता है। जैसे वो हल्का होकर उठता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा कोई और भी हल्का होने आता है। एक तो मेरी इस कमजोर नजर की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा। कहाँ कौन है? लगता है कोई लड़की है। छोड़ो मुझे, क्या मैं चलता हूँ घर। पर तभी बिरजू देखता है कि वो लड़की उसी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर बिरजू को दिखाई देता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल बिरजू को हवा में लटका देती है। सुन, आज से ये मेरा इलाका है, अगर तू दोबारा यहाँ दिखा या यहाँ हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझा? माफ कर दो मुझे, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो। चुड़ैल बिरजू को दूर फेंक देती है और बिरजू उल्टे पैर अपने घर भागता है। बिरजू को हांफते हुए देखकर कुसुम उससे पूछती है, क्या हुआ जी, क्या बात है? ये अचानक से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? हल्का होकर ज्यादा ही एनर्जी मिल गई है या कोई भूत दिख गया क्या रास्ते में? अरे भूत नहीं, चुड़ैल। क्या? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता भी है, आज खेत में हल्का होने के बाद जब मैं उठा तो वहाँ मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाय राम, फिर उस चुड़ैल ने मुझे हवा में लटका दिया और दूर पटक दिया।
और ये भी कहा कि अगर मैं दोबारा वहाँ दिखा तो वो मुझे मार डालेगी। हे भगवान, तो अब वहाँ दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ आज उसने छोड़ दिया, अब सिर्फ घर का शौचालय ही इस्तेमाल करना। पर बिरजू इतना बोलकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अगले 1-2 दिन तो खेत नहीं जाता, पर उसके बाद तीसरे दिन वो सोचने लगता है, अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहाँ इस घर में शौचालय में तो हल्का होने में मजा ही नहीं आता और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो मेरी मनपसंद हल्का होने की जगह की बड़ी याद आ रही है। एक काम करता हूँ, कल फिर से वहाँ चुपके से जाकर देखूंगा, क्या पता अब तक चुड़ैल चली गई हो। बिरजू यही सोचकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए तुम लोटा लेकर सुबह सुबह? याद नहीं क्या कहा था उस चुड़ैल ने? भूल गए उसकी मार? अरे तू चुप कर, पर मुझे शुभ काम के लिए जाते वक्त टोक मत, वरना काम खराब ही होगा। बिरजू बिना कुसुम की पूरी बात सुने खेत की तरफ चल देता है और कुसुम बस पीछे से चिल्लाती रह जाती है। खेत में पहुंचकर पहले तो बिरजू इधर उधर देखता है कि कहीं चुड़ैल तो नहीं। आहा, लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। वो चुड़ैल चली गई है। चलो अब मैं हल्का हो लेता हूँ। पूरे 3 दिन बाद मुझे ये सुनहरा मौका मिला है। बिरजू वहीं खेत में बैठ जाता है और हल्का हो लेता है, पर जैसे ही वो उठता है चुड़ैल खेत में वापस आ जाती है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर से मेरे खेत में आया और यहाँ आकर हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू को दौड़ा लेती है। बिरजू फिर से उल्टे पैर खेत से भागता हुआ अपने घर लौट आता है। अरे अरे, आ गए वापस और फिर से वही हालत। मना किया था ना मैंने मत जाओ। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। चुप कर जा, तू तो सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से हुआ है और अब तो मैं इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आखिर ये खेत उसका कैसे हो सकता है? वो खेत श्यामलाल का है। मैंने कल ही उसकी बीवी से पता किया था। श्यामलाल और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल से परेशान है। उसने मुझे बताया कि यही कुछ 1 हफ्ते पहले ही उनके खेत में एक चुड़ैल घुस आई और खेत को अपना बताने लगी। जो कोई भी खेत में जाता वो उसे मार मार कर भगा देती, यहाँ तक कि उसने श्यामलाल को भी अंदर नहीं घुसने दिया। मैं इस चुड़ैल का कुछ तो करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ मैं श्यामलाल के घर। अब मैं और नहीं सहने वाला। इतना कहकर बिरजू आगे आगे चल देता है और कुसुम पीछे से चिल्लाती रह जाती है। अरे पर तुम मुझसे कहोगे क्या कि चुड़ैल तुम्हें उसके खेत में हल्का नहीं होने दे रही? बिरजू श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। अरे श्यामलाल, मैं कुसुम का पति बिरजू। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आओ आओ बिरजू भाई, बहुत सुना है आपके बारे में। कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने कुसुम से सुना कि तुम्हारे खेत में कोई चुड़ैल घुस आई है। हाँ भाई, बड़ा परेशान हूँ। हाँ मैं भी। तुम क्यों परेशान हो बिरजू भैया? अरे वो अब अगर तुम मेरे गांव में ही रहते हो तो हुए ना तुम मेरे दोस्त। तो मेरा दोस्त परेशान तो मैं भी परेशान। और भैया अब करना क्या है? कोई उपाय है क्या? अभी तक तो नहीं। ओहो, पर मेरे पास है। मेरे पास एक भूत भगाने वाला बढ़िया टोटका है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। वो करने से जरूर चुड़ैल तुम्हारे खेत से भाग जाएगी। हाँ। अच्छा तो जल्दी बताओ ना बिरजू भाई। इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ लाल मिर्च, नींबू और माता रानी की एक फोटो रखनी होगी। बस फिर उस कपड़े के अंदर ये सब रख कर उसकी एक पोटली बनाकर उसे एक डंडे पे लटका कर जब हम चुड़ैल को उससे दौड़ाएंगे तो वो डर कर भाग जाएगी। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या? फिर क्या था? श्यामलाल और बिरजू लाल रंग के कपड़े में सब सामान रखकर वैसी पोटली बनाते हैं और उसे एक डंडे से लटकाकर खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर बिरजू, ठीक है श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं और उसे तुम्हारे खेत से
डरा कर भगा देते हैं। अरे बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो, धन्यवाद। अरे अरे, ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो अंदर चलकर चुड़ैल को ढूंढते हैं। क्यों रे श्यामलाल, तुझे मैंने कहा था ना अब से ये खेत मेरा है, तू फिर यहाँ क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से, अब भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी श्यामलाल चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो डंडा सचमुच ही अपना जादू दिखाता है और चुड़ैल को उससे चोट लगने लगती है। अरे अरे बचाओ, ये क्या है? अरे अरे हाय, कितना दर्द हो रहा है, ये कैसा डंडा है? श्यामलाल चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर निकाल देता है, पर जब चुड़ैल मार खा खा कर खेत से बाहर निकल जाती है तब वो बिरजू को भी श्यामलाल के साथ उसके पीछे खड़ा और मुस्कुराता हुआ देखती है। अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो? वाह श्यामलाल, तो ये बिरजू तुम्हारी मदद कर रहा है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि यही बिरजू हर रोज सुबह सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता था? इतना कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर श्यामलाल बिरजू को गुस्से से देखने लगता है। बिरजू को चुड़ैल की बात सुनकर श्यामलाल से डर लगने लगता है और वो उसके पीठ पीछे से भागने की कोशिश करने लगता है, पर श्यामलाल उसे रोक लेता है। देख श्यामलाल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। दोस्त? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तू मुझे ना जाने कब से बेवकूफ बना रहा था, आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद बिरजू तय कर लेता है कि वो दोबारा कभी खेत में हल्का होने गांव में एक किसान अपनी लालची पत्नी और आलसी बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार घसीटा, तुझे पता चला रमेश ने शादी कर ली? यार उसकी तो चांदी हो गई। तुझे पता है उसे 20 किल्ले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है। उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार राजेश, काश मुझे भी कोई ऐसी ही बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। फिर घसीटा अपने घर वापस आता है। आओ मेरे लाल, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा आजा, मैंने तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है रमेश को कितना सारा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसे ही किसी लड़की से शादी करवा दो ना माँ। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के जेवरात लाए। तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं। क्या पता मेरी होने वाली बहू ही मेरा सपना पूरा कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में झूठ और फरेब का सहारा लेकर लालची औरत अपने बेटे की शादी करा देती है। आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इस घर की रानी हो, ठीक है? तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना, इसे कभी अपने मायके की याद ना सताए। हाँ माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई। बाबा ने मेरे लिए जो भी गहने बनवाए थे सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे, ये हमारे साथ कैसा धोखा हो गया। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे ही रह गए। अरे बेटा, तू इसे वापस इसके घर छोड़ा, ये तो अपने घर से खाली हाथ ही आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। ए बहू रानी, चल काम पर लग जा, ये सारे बर्तन तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी।
सीता की सास और बेटा मिलकर ऐसे ही उसे सताते रहते हैं और बेचारी सीता बिना कुछ कहे सारे दुख झेलती रहती। क्यों रे बहू रानी, अब तो कितने दिन हो गए, तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा घसीटा, तू आज ही इसे इसके घर छोड़ के आ जा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर घसीटा अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ के लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। तभी अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल कितने सुंदर हैं। अरे अरे, ये क्या है? आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फिर वह चुड़ैल सीता के अंदर घुस जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? फिर कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहाँ आता है। ले सीता, जल्दी पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। अबे ओ मूर्ख, देख नहीं रहा मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं? चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। घसीटा हैरान परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अपने पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता घसीटा के बाल पकड़ लेती है। क्यों बे घसीटे, तूने बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है, चल चुपचाप मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? रुको रुको, मैं भी तुम्हारे पैर धो देता हूँ। प्रियतम, अब आपके मायके चले। मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर आराम करना है। पता नहीं इसे क्या हो गया, अब मैंने इसे कुछ कहा तो ये सब गांव वालों के सामने मेरी पिटाई कर देगी। भलाई इसी में है कि अभी घर चलता हूँ, माँ ही इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। आ गया मेरा राजा बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ए बुढ़िया, चल मेरे लिए शरबत बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अरे, इसकी हिम्मत तो देखो। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छत से उल्टा टांग दूंगी। अरे मर गए रे मर गए। अरे बेटा, इसे क्या हो गया? ये गई तो गाय बनकर थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था जितना अब करना पड़ रहा है। हे सीता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से घर का काम करवाएगी? अबे घसीटा, इधर आ, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा दोनों डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। अरे मर गए रे, माँ मुझे बचाओ। वहाँ उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। हे बाबा, हमारी रक्षा करो, मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर वह तांत्रिक उनके साथ उनके घर जाता है। लड़की, कौन है तू? अभी बता, नहीं तो तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ए तांत्रिक, मुझे लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई है, वापस चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ए तांत्रिक, ये क्या कर रहा है तू? इसे अभी के अभी बंद कर। आह
आह, ये क्या हो रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक मुझे माफ कर दे, हे भगवान मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने के लिए नहीं आई थी, मैं तो इसे इन पापियों से बचाने के लिए आई थी। इसकी सास और पति मिलकर इसे सताते थे, मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर रुकी हुई थी। तांत्रिक ये सब सुनकर तांत्रिक मंत्र का जाप करना बंद कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये लोग तुम्हें सताते थे? जी बाबा, ये लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है। ए लालची औरत, तू इसी के लायक है। मैं तुम जैसी पापियों की कोई मदद नहीं करूंगा, तुम इसी के लायक हो। ये चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैंने इसे सीता के शरीर से निकाल दिया तो तुम फिर से इस भोली भाली लड़की को सताने लगोगी। नहीं बाबा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो और कृपा करके मेरी पत्नी के शरीर को छोड़ दो। हम फिर कभी भी इसे नहीं सताएंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल सीता के शरीर को छोड़कर चली जाती है और वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।